यह साल 2007 की बात है। यूएनए में हेल्थ एक्टिविस्ट के तौर पर काम करने वाले प्रशांत किशोर भारत लौट चुके थे। इस वक्त देश में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार चल रही थी। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और सोशल सेक्टर में काम करने के लिए एक प्रेजेंटेशन दी, लेकिन राहुल ने उन्हें सिर्फ अमेठी में एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल बनाने में मदद करने का ही ऑफर दिया। इस ऑफर से प्रशांत संतुष्ट नहीं होते, उन्हें अपने लिए काम बहुत छोटा लग रहा था। was mobbed at St. Stephen's College last week. राहुल गांधी साल 2010 में प्रशांत ने एक बार फिर यूएनए की एक संस्था यूएनए एंड मिशन को ज्वाइन कर लिया और अफ्रीका के देश चले गए। यूएनए एंड में काम करने के दौरान ही प्रशांत को भारत की प्लानिंग कमीशन की एक स्टडी मिलती है। ये स्टडी भारत के सबसे पिछड़े राज्यों के हेल्थ सेक्टर की खराब स्थिति पर थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस स्टडी को नए सिरे से तैयार किया और डाटा निकालकर साबित किया कि इंडिया के अमीर और डेवलप माने जाने वाले राज्यों में भी हेल्थ सेक्टर उतना ही खराब है जितना गरीब राज्यों में है। प्रशांत ने अपना यह पेपर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेज दिया और साथ ही इसकी एक कॉपी गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेज दी। इस पेपर पर नरेंद्र मोदी की नज़र पड़ जाती है। नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक के जरिए चार्ट में रह रहे प्रशांत किशोर से संपर्क किया और सोशल सेक्टर की पॉलिसीज पर उनके साथ काम करने का ऑफर दे दिया। इस तरह साल 2010 में प्रशांत चार्ट से दिल्ली आते हैं और सीधे गुजरात की राजधानी गांधीनगर पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अगले साल गुजरात में इलेक्शन आने वाले थे। नरेंद्र मोदी ने प्रशांत में एक ऐसा आदमी देखा जो उनके लिए मॉडर्न तरीके से प्रचार कर सकता था। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने प्रशांत को अपने यहाँ पर काम करने का ऑफर दे दिया। प्रशांत ने नरेंद्र मोदी के लिए साल 2012 के दिसंबर महीने में होने वाले गुजरात चुनाव में प्रचार करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। देश में पहली बार 3D टेलीकास्ट की टेक्नोलॉजी को इलेक्शन में उतार दिया जाता है। अब मोदी गुजरात की राजधानी से ही यानी गांधीनगर से ही गुजरात के अलग अलग शहरों से भाषण दे सकते थे। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 3D तकनीक से प्रचार का आगाज किया। इस टेक्निक ने बाकी पार्टियों के नेताओं के मुकाबले नरेंद्र मोदी को एक बार एडवांटेज दे दिया। 2012 के गुजरात चुनावों में नरेंद्र मोदी को जीत होती है और वे तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी के इस प्रचार के पीछे प्रशांत किशोर का दिमाग चल रहा था। अब प्रशांत किशोर के ऑफिस को मोदी के सरकारी आवास की ऊपर की मंजिल पर सेट कर दिया जाता है। साल 2013 में प्रशांत किशोर ने एसोसिएशन ऑफ सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस यानी CAG बनाई, जिसका काम था मोदी के लिए प्रचार के अलग अलग तरीके खोजना। गुजरात चुनाव में प्रशांत ने 3D टेलीकास्ट का सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले पूरी फिल्म उतार दी। क्या कोई सिफारिश के बिना, कोई पैसा के बिना क्या आप अपने बच्ची को नौकरी दिला सकते हैं? नरेंद्र मोदी अब इस तरह से दिल्ली की हर नुक्कड़ पर सभा करते नजर आएंगे। 3D हेलोग्राम के थ्रू नरेंद्र मोदी को 100 शहरों में एक साथ लाइव दिखाया जा रहा था। 3D कंटेंट गाड़ियों के थ्रू नरेंद्र मोदी की भाषणों को गांव-गांव पहुंचाया जा रहा था। मोदी की चाय वाले बैकग्राउंड को प्रशांत किशोर ने ही एक पॉलिटिकल कैंपेन में बदला। अब कान खोल के सुन ले, हमने चाय बेची है, इसका गर्व है, लेकिन हमने देश बेचने का काम नहीं किया। अब हर जगह मोदी बताने लगे कि वे चाय बेचते थे और गरीब परिवार से आते थे। चाय पर चर्चा जैसे कैंपेन के थ्रू प्रशांत नरेंद्र मोदी को काफी पॉपुलर बना दिया। मोदी आने वाला है कैंपेन चलाने के लिए 400 वीडियो विन तैयार की गई, जिनका काम था नरेंद्र मोदी की भाषणों को गांव-गांव जाकर दिखाना। इस सब के पीछे जिस आदमी का दिमाग चल रहा था वो थे प्रशांत किशोर। जब गांधीनगर में थे तो प्रशांत मोदी के घर के ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गए थे और जब प्रशांत नीतीश के साथ आए तो नीतीश के घर में ही डेरा जमा लिया। इन सब कारणों से प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी का एक पावरफुल सहयोगी बन जाते हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं को यह पसंद नहीं आ रहा था, खासकर अमित शाह को। आपकी खबर के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद ही अमित शाह ने प्रशांत किशोर को किनारे कर दिया था। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत होती है। प्रशांत को उम्मीद था कि उन्हें दिल्ली के पॉलिसी मेकिंग में कोई बड़ी काम मिलेगा। प्रशांत किशोर ने CAG को भंग कर दिया और इंडियन पीपल्स एक्शन कमेटी यानी IPK नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था प्रधानमंत्री के साथ मिलकर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना। इस बॉडी का काम सीधे प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट करना था, जो प्रशांत किशोर को बहुत पावरफुल बनाने जा रहे। प्रधानमंत्री के बीच में कोई नहीं होता, लेकिन माना जाता है कि इससे अमित शाह जैसे बड़े बीजेपी नेताओं को लगा कि प्रशांत किशोर एक पैरेलल पावर सेंटर बनते जा रहे हैं, जो उनके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए कई महीने बीत जाने के बाद भी प्रशांत किशोर को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। अब प्रशांत किशोर का पेंशन जवाब देने लगता है। वे प्राइवेट बातचीत में कहने लगे कि मोदी उनकी उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे हैं और उनकी सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं कर रही है। प्रशांत को लगता था कि मोदी की जीत का क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए, जबकि बीजेपी की सोच अलग थी। बीजेपी नेताओं का मानना था कि प्रशांत किशोर भाजपा यानी कि पार्टी के संगठन के योगदान को कम दिखा रहे हैं। बीजेपी के नेता मानते थे कि प्रशांत एक दुकानदार है और पेमेंट होने के बाद उनका काम अब खत्म हो गया है।
लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में भाजपा को जीत मिलती है। इन चुनावों में प्रशांत किशोर का कोई रोल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि 2014 का लोकसभा चुनाव भी भाजपा पार्टी अपने दम पर जीती है, न कि प्रशांत किशोर के 5 months after a thumping victory in the Lok Sabha polls, the BJP sealed both Haryana and Maharashtra fight, and with the Modi wave still intact, the Congress party was completely decimated. इससे प्रशांत को समझ आ गया कि उन्हें किनारे कर दिया गया है। एक बार फिर प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, लेकिन इस बार मोदी ने साफ कह दिया कि अमित शाह ही सब कुछ मैनेज करते हैं और उनसे जाकर मिलो। प्रशांत अमित शाह से मिलते हैं, लेकिन अमित शाह ने उनकी एक नहीं सुनी। इस तरह प्रशांत किशोर मोदी और बीजेपी से अलग हो जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है प्रशांत किशोर और अमित शाह के बीच एक राइवलरी की। अमित शाह से बदला लेने के लिए प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से जाकर मिल जाते हैं, जो उस वक्त मोदी शाह की जोड़ी के सबसे बड़े विरोधियों में से एक थे। अमित शाह को जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर मोदी के विरोधी खेमे में शामिल हो गए। दिसंबर 2014 में प्रशांत दिल्ली में पहली बार नीतीश से मिलते हैं। प्रशांत ने पहली शर्त रखी कि अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो जीतन राम मांझी को हटाकर खुद बिहार के मुख्यमंत्री बनिए। नीतीश ने प्रशांत की सलाह मान ली और फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी को हटाकर फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार रविवार की शाम 5 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रशांत ने भी आईपेक कंपनी को दोबारा से रिवाइव किया और 2015 में होने जा रही बिहार चुनाव के लिए नीतीश कुमार के प्रचार का जिम्मा संभाल लिया। अब गुजरात की तरह ही बिहार में भी प्रशांत ने नीतीश के घर को अपना ऑफिस बना लिया। यह चुनाव नीतीश कुमार के लिए भी अग्नि परीक्षा की तरह थी, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मात्र 2 सीट आई थी, जबकि इससे पहले के चुनाव में उन्हें 20 सीटों पर जीत मिली थी। मोदी से निपटने के लिए नीतीश ने बिहार में अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी लालू यादव को आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, जिन्हें मिलाकर बना महागठबंधन। शुरू में प्रशांत किशोर को डाउट था कि यह गठबंधन काम नहीं करेगा। प्रशांत का मानना था कि लालू नीतीश को गठबंधन का फेंस और मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने में रोड़ा अटकाएंगे। प्रशांत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से संपर्क किया और उनसे कहा कि वे लालू को नीतीश की लीडरशिप स्वीकार करने के लिए मनाएं। सोनिया ने यही किया और लालू ने खुद नीतीश को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रशांत को लालू की यह पॉलिटिकल मैच्योरिटी बहुत पसंद आई और गठबंधन को लेकर उनके मन में जो डाउट्स थे वो दूर हो जाते हैं। चुनाव के दौरान प्रशांत ने लालू और नीतीश के बीच मैसेंजर का काम किया और सीट बंटवारे जैसी चीजों में भी प्रशांत का रोल रहा। 2015 के बिहार चुनाव में महागठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की और नीतीश की जीत की हीरो प्रशांत किशोर। बिहार चुनाव में जीत के हीरो नीतीश है, लेकिन नीतीश की जीत के हीरो है प्रशांत किशोर। ये जीत अमित शाह की हार थी। प्रशांत को इस जीत का इनाम मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद जनवरी 2016 में नीतीश ने प्रशांत को अपना एडवाइजर नियुक्त कर दिया और उन्हें कैबिनेट रैंक दे दी एडवाइजर के तौर पर। प्रशांत को बिहार विकास मिशन के जरिए बिहार के विकास के लिए काम करना था। बिहार के अलावा प्रशांत अब इलेक्शन स्टैटिस्ट के तौर पर भी काम कर रहे थे। उन्होंने अब बीजेपी की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी यानी कांग्रेस पर फोकस करना शुरू कर दिया। गांधी परिवार भी बिहार में प्रशांत के काम से इम्प्रेस हो रखा था, इसीलिए प्रशांत को 2017 में आने वाले पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए स्ट्रेटेजी बनाने का जिम्मेदारी दी जाती। प्रशांत का मानना था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तभी वापसी हो सकती है जब वह दलितों और मुस्लिमों के साथ साथ ब्राह्मण वोट बैंक का भी बड़ा हिस्सा अपनी तरफ ले आए। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का चेहरा बनाया जाए। इस वक्त तक प्रियंका राजनीति में नहीं आई थी और गांधी परिवार इस पर फैसला टालता रहा। इसकी जगह कांग्रेस ने एक दूसरी ब्राह्मण नेता यानी शीला दीक्षित को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह काम प्रशांत की मर्जी के खिलाफ था। शीला दीक्षित ने भी प्रशांत को भाव नहीं दिया, क्योंकि उनकी नज़र में कांग्रेस के अमित शाह गुलाम नबी आज़ाद थे, न कि प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने प्रमोद तिवारी को यूपी कांग्रेस का चीफ बनाने की सलाह दी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने इसे भी इग्नोर करके राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का चीफ बना दिया। इन अड़चनों के बावजूद प्रशांत ने अपना कांग्रेस अभियान शुरू कर दिया और चाय पर चर्चा की, जिसमें राहुल गांधी को चारपाई पर बैठकर खुले में किसानों से चर्चा करनी थी। इस अभियान का मकसद था किसानों को कांग्रेस से जोड़ना, लेकिन देवरिया में हुई पहली सभा में लोकल लोग चारपाई उठाकर ले जाते हैं और अगले ही दिन मीडिया में राहुल और किसानों के साथ उनकी चर्चा की जगह चारपाई की लूट सुर्खियों में थी। राहुल गांधी आए खाट सभा में और चले भी गए, लेकिन उनकी खटिया खड़ी हो गई। यहाँ जो लोग आए थे वो खाट लेकर निकल पड़े हैं। यह घटना कांग्रेस और प्रशांत दोनों के लिए शर्मिंदा करने वाली थी। जहां भी राहुल की खाट सभा होती वहां लोग उस उम्मीदवार में जुड़ते कि सभा के बाद खाट उठाकर ले जाएंगे। इस बीच कांग्रेस के पुराने नेता प्रशांत से इनसिक्योर होने लगे। प्रशांत किशोर, अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं के लिए पार्टी में कोई रूल नहीं दिखाया, लेकिन यह नेता सोनिया गांधी की करीबी थे। इन लोगों को प्रशांत पर भरोसा नहीं था और सोनिया गांधी के मन में प्रशांत को लेकर डाउट डालने शुरू कर दिए। इसके पीछे एक बड़ा कारण प्रशांत की अपनी कोई आइडियोलॉजी ना होना भी था।
कभी वे राइट विंग पार्टी यानी बीजेपी के लिए काम करते थे तो कभी समाजवादी नीतीश के लिए। इसके कारण कांग्रेसियों को उन पर भरोसा नहीं था। प्रशांत किशोर ने पार्टी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज में बड़े चेंजेस करने का ब्लूप्रिंट भी पेश किया था, लेकिन पार्टी की इंटरनल पावर स्ट्रगल के कारण उनका कुछ भी नहीं हो सका और यह जो प्लान था वह रखा रह गया। प्रशांत किशोर का कांग्रेस संगठन में बदलाव करने का प्लान फेल हो जाता है। इस कारण प्रशांत को अपने प्लान बी पर शिफ्ट होना पड़ता है और उन्होंने कांग्रेस की समाजवादी पार्टी से संगठन और अखिलेश की लीडरशिप में चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया। गठबंधन के बाद प्रशांत ने राहुल अखिलेश की जोड़ी की बोर्डिंग शुरू कर दी। चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के लड़के नारा दिया गया। इस नारे का मकसद स्थानीय बदनाम बाहरी की बहस पैदा करके मोदी शाह को बाहरी दिखाना था। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। दोनों दलों के बीच गठबंधन होने के बाद यह पहला मौका है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। दोनों दलों के बीच गठबंधन होने के बाद लेकिन यह कुछ काम नहीं आया और 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को केवल 7 सीटें ही आती है। इस तरह प्रशांत का पूरा एजेंडा फेल हो जाता है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस जीत जाती है, लेकिन इस जीत का एक बड़ा कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह का करिश्मा था और बीजेपी अकाली दल के सरकार के खिलाफ 10 साल की एंट्री इनकम्बेंसी थी। उत्तर प्रदेश की हार प्रशांत किशोर के रेज्यूम पर एक काला धब्बा बन जाती है। इससे प्रशांत के बारे में इमेज बनी कि जहां भी इसके पास बेचने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट था, जैसे मोदी हो चाहे नीतीश हो, उसे बेचने में सफल रहे। लेकिन जहां ऐसा प्रोडक्ट नहीं था और उन्हें एक पार्टी की जमीन से खड़ा करना था या जिताना था, वहां पर वो कुछ नहीं कर पाए। इधर जुलाई 2017 में नीतीश ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाया तो एडवाइजर के तौर पर प्रशांत का जो टेन्योर था वो भी यही खत्म हो गया। साल 2018 में हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB में प्रशांत से पूछा गया कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया सेंटर लेफ्ट, लेकिन आइडियोलॉजी को लेकर अंधा नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजी को लेकर इसी नॉन कमेटी एटीट्यूड को लेकर प्रशांत पर उनके पूरे करियर में सवाल उठते रहे। उनके विरोधी कहते हैं कि प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी ना तो कोई सेंटर लेफ्ट है, ना कोई राइट है, ना राइट सेंटर है। उनकी आइडियोलॉजी पैसा और पावर है। जो ज्यादातर पैसा और पावर दे, प्रशांत किशोर उसके लिए काम करने के लिए तैयार रहे। हैदराबाद के इस इवेंट में ही प्रशांत ने ऐलान किया कि वे चुनावी राजनीति का काम छोड़ने वाले हैं। जब पूछा गया कि क्या वे अब कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि वे बड़े नेताओं के साथ बहुत काम कर चुके हैं, अब वे जमीन पर लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन इस ऐलान के लगभग 1 महीने के बाद ही सितंबर 2018 में प्रशांत नीतीश कुमार की JDU में शामिल हो जाते हैं। प्रशांत के JDU ज्वाइन करने के बाद कहा जाने लगा कि वे अब पार्टी में नंबर 2 हैं। नीतीश ने भी कहा कि प्रशांत भविष्य है। महीनों के बाद ही प्रशांत को JDU पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। इधर 2019 के लोकसभा चुनाव आ जाते हैं। इन चुनावों में भी JDU और बीजेपी दोनों साथ थे। इन चुनावों में नरेंद्र मोदी की जीत होती है और वे दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लेकर आती है। इस तरह 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत ने अपनी जन स्वराज यात्रा का ऐलान कर दिया, जिसमें वे 665 दिन तक पैदल चलकर बिहार के हजारों गांव गए। बिहार में जो स्थिति है बदलना चाहिए कि नहीं, आवाज उठाकर बोलिए। इस वक्त प्रशांत अपनी यात्रा पर ही फोकस कर रहे हैं।